अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। बहुत सारी चीज़ें जो इकोनॉमी से जुड़ी हैं, जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हैं, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यूक्रेन और रूस तनाज़े ने दुनिया भर में मईशत की सिचुएशन को तब्दील करके रख दिया। पेट्रोल की बैनुल अक़वामी कीमतें हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में ये कीमतें 151 रुपये के आसपास लॉक की गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से, और कहा यह गया वज़ीर आज़म की जानिब से कि अब ये कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन देखा यह जाएगा कि कब तक नहीं बढ़ेंगी। चूँकि आप पेट्रोल महंगा खरीद रहे हैं और सस्ता पाकिस्तान में बेच रहे हैं, तो किस हद तक ये मामलात इकोनॉमी पर असरअंदाज होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ, 9.75% पर मॉनेटरी पॉलिसी को दोबारा रोका गया या बरकरार रखा गया। डॉलर तेजी से उड़ता जा रहा है, सोने की कीमत बढ़ती जा रही है, स्टॉक मार्केट पूरा हफ्ता प्रेशर का शिकार रही। कुछ बेहतरी आई आज और कल की, अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात करूं तो कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन बड़ी तादाद में एक टाइम था 7 और 6 मार्च का जहां पर 1500 पॉइंट्स की गिरावट भी हुई। इस पर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ कारोबारी सिचुएशन पर और यूक्रेन रूस तनाज़ा, पाकिस्तान में इस वक्त सियासत में हलचल और मईशत पर उसके असरात, ये सबसे इंपॉर्टेंट मामलात हैं। और फिर सब्सिडी दी जा रही है रमज़ान पैकेज के तौर पर, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। नईम सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात हैं, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। उनके साथ साथ माहिर मौशियात राना एहसान अफजल खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, और साबिक MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जनाब हारून अस्करी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। नईम साहब, सर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं काफ़ी कुछ तो बता चुका हूँ जी, तो मैं समझता हूँ कि सर हम इस वक्त एक अजीब से धारे में हैं जहाँ पर पूरी दुनिया का मामला बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो हमारा बिल्कुल डिफरेंट होगा। बिल्कुल, कैसे देख रहे हैं सर? शुक्रिया अरसलान साहब। देखें, इस वक्त रियलिस्टिकली अगर हम बात करें तो यूक्रेन की और रूस की जंग जिसका अभी आपने जिक्र किया है, इसका जंगी पहलू एक अपनी जगह है, लेकिन इसका माशी जो पहलू है बहुत संगीन है। इसे कि रूस दुनिया का 3rd बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर भी है और गैस भी पूरे यूरोप को सप्लाई करता है, और 46% आप देखेंगे वो जर्मनी को गैस सप्लाई करता है। अब इस सारी सिचुएशन में जो इम्पेक्ट, इकोनॉमिक इम्पेक्ट आया है, वो उससे ना सिर्फ पूरी दुनिया पे इम्पेक्ट पड़ेगा बल्कि हमारे जैसे मुल्कों पे भी उसका इम्पेक्ट पड़ रहा है। आपने सबसे पहले देखा कि पेट्रोल जो है वो 132 बैरल तक, डॉलर पर बैरल तक चला गया। अब आज फिर वो 110-12 की तरफ घूम रहे हैं, लेकिन ये आर्जी है, क्योंकि अगर ये तनाज़ा किसी जगह पे हल ना हुआ तो दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। मैं ये तो नहीं कहता कि वो कितनी बढ़ जाएंगी, लेकिन वो जितनी भी बढ़ें वो हमारे जैसी इकॉनमीज़ के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमारे जैसे मुल्क देखें, अभी जो बाइडन ने भी कहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी, कि हम इनसे गैस और तेल नहीं खरीदेंगे। अब अगर उनसे वो गैस और तेल भी नहीं खरीदेंगे तो उसका सारे के सारा प्रेशर किस पे पड़ेगा। अभी आप देखें, इराक़ ने और सऊदी अरब ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है। ईरान इस वक्त एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। मैं समझता हूँ इस सारे मामलात में शायद ईरान के लिए बेहतरी पैदा हो जाए, शायद उसको ऑयल बेचने का इस वक्त मौका भी मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसका जो बिलखसूस इम्पेक्ट यूरोप पे आएगा, और हमारे जैसे मुल्क जो पाकिस्तान की इकॉनमी देखें, पिछले साल पाकिस्तान ने टोटल $11 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट किया। आज जो प्राइस है, इससे हम अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान का जो सिर्फ ऑयल का बिल है वो $21 बिलियन तक चले जाएगा। अब जब ये सिचुएशन आ जाती है तो ये किसी भी मुआशी जो तजियाकार है, मुआशी माहिरीन है या गवर्नमेंट है, उसके बस में नहीं है कि उसको कैसे कंट्रोल करें। इसका इम्पेक्ट ऑटोमेटिकली आवाम पे पड़ना है, लोगों पे पड़ना है, और गवर्नमेंट पे पड़ना है, आपके फॉरेन रिजर्व पे पड़ना है, आपके फॉरेन एक्सचेंज पे पड़ना है। और जैसे हम जैसे मुल्क जिनकी बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं फॉरेन एक्सचेंज के, या रेमिटेंस पे हम डिपेंड करते हैं, या हम जो थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, या हमारे जो लोकल रेवेन्यूज़ हैं हम उस पर डिपेंड करते हैं, तो हम इस जो प्रेशर को बर्दाश्त करना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल होगा। उसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ने आपने देखा है कि ऑयल की प्राइस जो है ना फिक्स कर दी, बिजली की प्राइस भी कम कर दी। अब ये ऐसी सिचुएशन में ये वाला रिलीफ जो है ना, ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये रिलीफ होना चाहिए था, रिलीफ में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड रिलीफ देना ये ऐसे ही है जैसे आप एक सिम पे गरीब से भी और अमीर से भी उतने ही टैक्स वसूल कर लें। इस तरह पेट्रोल भी जो है ना अमीर और गरीब को बराबर का फ़ायदा देगा। बेहतर ये होता है कि ऐसी सब्सिडीज़ की जाएँ जो इस महंगाई की वजह से या इस क्राइसिस की वजह से गरीब तबके के ऊपर जो बोझ पड़ा है उनको ज़्यादा सब्सिडाइज़ किया जाए। मैं इस वक्त हुकूमत को मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल टाइम है, नॉट ओनली फॉर PTI, कोई भी हुकूमत होती उसके लिए इंतहाई मुश्किल टाइम था
कि कोविड के 2 साल हमने अभी गुजारे हैं। कोविड के 2 साल में हम इकॉनमी ओवरऑल वर्ल्ड की कई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इकॉनमी हिट हुई है। उसके बाद यूक्रेन और इसकी वॉर की वजह से डायरेक्ट एनर्जी क्राइसिस, देखिए एनर्जी तो बैकबोन है ना, गैस सर एक चाहिए, और चीज़ चले, मैं इस पे थोड़ी सी और बात कर ले तो जी। मैं अगर हम उस टाइम पर ज़रात पे थोड़ी तवज्जो दे लेते देखिए तो सर, पूरी ये दुनिया में ज़रा राणा साहब की बिल- तरफ से, जी, क्योंकि फिर जी, वो सारों को ज़रा जी, हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। राणा साहब, सर आपसे थोड़ी सी डिफरेंट बात भी करनी है, फिर मैं ज़रा हारून साहब की तरफ वापस जाता हूँ। राणा साहब, इस वक्त पेट्रोल प्राइस फिक्स्ड है, बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी लेकिन वो बढ़ रही है, आपको भी पता है मामलात, क्योंकि वो नहीं रखा जा सकता ज़्यादा देर उसको कंटेन। सर पेट्रोल प्राइस हमारी कम हो और हमारा ऑयल बिल बढ़ जाए और फिर गवर्नमेंट उसको बेयर करे, कैसे चलेगा ये मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा आपने वैलिड सवाल पूछा है। हुकूमत ने 10 रुपए पेट्रोल कम कर दिया जब बैरल जो था वो 92-93 पे था, और उसके बाद $139 फी बैरल पे जो है वो तेल की कीमत गई। तो मैं सिर्फ हिसाब लगा रहा था अरसलान कि अगर हुकूमत जीरो टैक्स ले, जीरो लेवी ले, तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 200 से ऊपर बनती है, जिसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान आज की जो आलमी तेल की जो कीमत है उसके ऊपर कुछ 40 से 50 रुपए अपनी जेब से दे रही है फी लीटर। तो सवाल ये बनता है क्या हुकूमत के पास ये फिस्कल स्पेस मौजूद है कि हुकूमत ये अवाम को रिलीफ दे? तो अगर इसको, वैसे तो रिलीफ अच्छी है, मेरी अपनी जाती ख्वाहिश होगी कि तेल 100 रुपए का हो, लोगों के लिए आसानियां पैदा हो, लेकिन हकायक कुछ इस तरह है कि जो फिस्कल डेफिसिट जो बजट किया था 4 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर, वो उससे तजावज करके एस्टिमेट आ रहा है कि 4.3 ट्रिलियन के ऊपर जाएगा, यानी कि 300 अरब से अजाफी फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। तो हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस मौजूद नहीं है, और ये जितने भी मराद दिए जा रहे हैं, या हुकूमत इसको और कर्जे लेके पुर करेगी, और जो है वो जो उसका जो लोड आएगा वो सूद की कीमत, सूद की तरह, और जो प्रिंसिपल पेमेंट से उसके ऊपर आएगा। तो हुकूमत के पास इस चीज के बावजूद कि हुकूमत क्लेम करती है कि बड़ी अच्छी टैक्स रिकॉर्ड, टैक्स कलेक्शन जा रही है, लेकिन जो आपका फिस्कल डेफिसिट है जो 4.3 ट्रिलियन का है, वो भी एक रिकॉर्ड जा रहा है। देखिए दूसरा चैलेंज क्या है, आपका तेल जो है वो मेजर इंपोर्ट का पोर्शन होता है पाकिस्तान का, तकरीबन 25 से 30% इंपोर्ट आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आती है। तो वो बलून आपका वो जो पोर्शन है वो बलून करेगा। और आपने देखा कि जो पहले 8 महीनों के जो ट्रेड डेफिसिट है वो 32 अरब यूएस डॉलर का है, जिसका ये मतलब है कि आप 40 अरब डॉलर से भी ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट आप करेंगे जो गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर होता है। तो इसके ऊपर जो आपका इसी तरह जो उसका इंपैक्ट करंट अकाउंट पे आ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 19-20 अरब तजावज करेगा। ये आपको याद होगा, ये वो फिगर है जो पूरे 3.5 साल पीटीआई चीखती रही कि करंट अकाउंट ने तबाह कर दिया। 2018 में पीएमएलएन 19 अरब डॉलर का छोड़ के गई थी, तो तबाह हो गई इकोनॉमी, मईशत तबाह हालत में थी। तो इस साल अरसलान हम उस फिगर को भी मुमकिना तौर पे क्रॉस करने जा रहे हैं, जिसका क्या मतलब है? जिसका ये मतलब है कि आपको बहुत सारे डॉलर्स की जरूरत है, क्योंकि आपने डेट रीपेमेंट्स करनी है अगले चंद माह में, कोई 7-8 अरब के डॉलर के दरमियान में। फिर आप करंट अकाउंट डेफिसिट को ऐड करते हैं, तो या तो अगर आपने रिजर्व्स जो हैं आपके गिरेंगे, अगर रिजर्व्स नहीं गिराने तो आपको 15-16 अरब डॉलर की बोरोइंग करनी है, जिसके अंदर अगर कोई शॉर्टफॉल आता है तो इसका मतलब है कि रुपए की कदर गिरेगी। तो अच्छा, मुझे एक, राणा साहब आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा, मैं ज़रा हारून साहब से भी एक सवाल करूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ज़रा इस पर बात करके देखते हैं कि इस वक्त जो जिक्र इस वक्त कर रहे हैं राणा साहब, ये किस तरह से हमारी इकॉनमी पर असरअंदाज हो रहा है, और फिर आने वाले दिनों में अगर हम इस मुश्किल में एक फंस गए तो ये एक नई मुश्किल होगी करंट अकाउंट डेफिसिट के बाद, कि हम अपने बिल्स बढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद हमारे लिए बजटरी डेफिसिट एक मसला है, फिस्कल डेफिसिट एक मसला है, महंगाई सबसे बड़ा मसला है, और फिर बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है। तो ये एकदम से जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल बदल रही है, इसके तनाजुर में पाकिस्तान इससे या तो बचता है, अगर नहीं बचता तो हम अपनी पॉलिसीज़ के तहत इससे कैसे बचें। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले राना एहसान अफजल खान साहब अपनी बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा राना साहब अपनी बात को ज़रा कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं ज़रा हारून साहब की तरफ स्टॉक मार्केट के सवाल के साथ जाऊँगा। राना एहसान अफजल खान साहब। है कि कमोडिटी प्राइसेस आपकी अपर ट्रेंड की तरफ हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस आपकी एक मैं समझता हूँ क्रेजी सूरत हाल के ऊपर दुनिया देख रही है और ये महंगाई का लहर दुनिया में आ रहा है। लेकिन हमें जो चैलेंजेस हैं, एक तो रुपए की कदर गिरने से, अल्लाह करे कि हुकूमत वो डॉलर्स का इंतजाम कर ले ताकि हमारे रिजर्व स्टेबल रहें और रुपए की कदर स्टेबल रहे, वरना डबल महंगाई इस मुल्क में आ सकती है। और मैं समझता हूँ कि अगर अवाम को कोई मैंने मैसेज देना हो तो वो यही होगा कि आप अपने खर्चों को कम करें, फालतू खर्चे ना किए जाएं। जहां जितना कम आप गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ी का, अपनी पर्सनल कार्स का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि आगे आने वाले दिन जो है वो उसमें आपकी एनर्जी कॉस्ट हो। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब का जो बयान है कि 4 माह तक वो रेट्स नहीं बढ़ रहेंगे पेट्रोल के और बिजली के, मैं समझता हूँ ये बड़ा मुश्किल इकदाम है। ये और इसके जाहिर है ऊपर पूरा इसकी नहीं सूरत उतर में पाएंगे। बहुत ज़्यादा और बोझ पड़ जाएगा। हारून साहब सर, स्टॉक मार्केट पिछले काफ़ी दिन से बड़ी मुश्किलात का शिकार भी रही, 44,000 की नफसियाती हद भी खो बैठी। अब कुछ बेहतरी दिखाई दे रही है, कुछ बेहतरी हुई। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करूं तो 800 पॉइंट्स की बेहतरी हुई है। लेकिन सर, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये किस हद तक मजीद असरअंदाज हो सकती है किसी और सूरत में भी स्टॉक मार्केट पर? शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। देखें, स्टॉक मार्केट के हवाले से जो बेहतरी आज नज़र आ रही है वो एक रिफ्लेक्शन है तमाम दुनिया की मार्केटों में बेहतरी आई है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो मार्केट है वो वैसे तो डायरेक्ट उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इट मूव्स विद अदर मार्केट, सेंटिमेंट जो है वहीं से ड्राइव होते हैं। और तो इस वजह से आज तो हमारे यहाँ तेजी भी है। दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि ये सियासी जो बिसात बिछी हुई है इस वक्त, इसके अंदर एक जो नया फैक्टर हमारे सामने आया है कल से, वो ये कि अगर इमरान खान साहब की पार्टी में कोई आदमी जाए ना, तो शायद ये अपोजिशन का जो नो कॉन्फिडेंस है वो खतरे में पड़ जाएगा और शायद वो कामयाब इसमें ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है मार्केट की स्ट्रेंथ का आज की तरफ से। अब रहा सवाल उन बातों का जो राना साहब ने और आपके दूसरे गेस्ट ने भी जिक्र किया, वो सारी की सारी बातें दुरुस्त हैं। और हमारे पास जो चैलेंजेस हैं उनमें सबसे बड़ा चैलेंज स्टॉक मार्केट के हवाले से वो आज आया है, और वो ये है कि हमारे पास जो लेटेस्ट टी बिल का ऑक्शन हुआ है उसमें जो यील्ड्स हैं वो तकरीबन 1 से और 1.3 12 महीने का जो बिल है वो 130 बेसिस पॉइंट पर से ज़्यादा हुआ है। इसका मकसद ये है कि अभी इंटरेस्ट रेट इस दफ़ा तो उन्होंने नहीं बढ़ाए, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। और मैं समझता हूँ स्टॉक मार्केट इज़ वेरी सेंसिटिव टू दिस न्यूज़। तो आज की जो तेजी नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ कि ये बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स कमिंग एंड हायर टी बिल रेट्स, तो ये सस्टेनेबल नहीं लगती। दूसरी बात यही है कि जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से, और ख़ास तौर से ये जो अभी 10 रुपये का पेट्रोल और 5 रुपये की बिजली सस्ती की गई है, इसमें मैं समझता हूँ कि एक यूनिवर्सल कंसेंसस है अक्रॉस द इन्वेस्टर यूनिवर्स कि ये चीज़ जो है वो IMF को के प्रोग्राम के हवाले से सूटेबल नहीं है और दे आर गोइंग टू रेजिस्ट दैट, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जैसे राना साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि फिस्कल स्पेस नहीं है कि हम ये वाली सब्सिडी दे सकें। तीसरी बात ये कि हमारे रेवेन्यूज़ का तकरीबन एक बड़ा हिस्सा जो है वो पेट्रोलियम लेवी से आता है। अब अगर पेट्रोलियम लेवी लेने के बदले आप उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं तो दिस डज नॉट मेक इकोनॉमिक सेंस एट ऑल। और दूसरी बात ये कि ये एक, जब भी आप पॉलिटिक्स को मईशत से मिलाएंगे और पॉलिटिक्स जीतेगी तो मईशत फेल होगी। अच्छा हारून साहब,
एक ज़रा इस पर भी कमेंट कर दें कि यूक्रेन रूस तनाज़े के तनाजुर में जहां बैनुल-अक़वामी सिचुएशन बड़ी तेज़ी से बदल रही है, हमारा थोड़ा सा झुकाव रूस की तरफ रहा। यूरोपीय यूनियन के हवाले से वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में भी कहा, तो क्या ये थोड़ा सा प्रेशर रहेगा? ग्रे लिस्ट की सूरत में हमें दोबारा से रहना पड़ रहा है FATF में, तो ये भी प्रेशर एक है। देखिए ये यानी आम परसेप्शन यही है, और जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये बात पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने भी इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है। सवाल इस बात का है कि आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी इज समथिंग कि वी हैव टू रियली डू वेरी वेरी टेक्टफुली दीज थिंग्स। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब का जो स्टैंस है चाइना और रशिया के साथ, उसमें आवाम और नास तो उनके साथ है, लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारे पास जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और जो हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप वेस्ट से है, वो कोई 2-3 दिन की बात नहीं है और उसको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। सेंटिमेंट्स अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस सिलसिले में जितनी डिप्लोमेटिक बात करनी चाहिए थी उतनी डिप्लोमेटिक बात नहीं हुई है। हालांकि इमरान खान साहब ने बिल्कुल अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की। आई टेंड टू एग्री विद हिम कि उन्होंने कोई ऐसी गलत बात ठीक है। चले हारून साहब, इस पे चूंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिप्लोमेटिक तरीके से कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है नईम साहब, बिल्कुल बिल्कुल सही हारून साहब। मैं जरा फॉरेन पॉलिसी पे तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है और शुड बी हैंडल्ड बाय द फॉरेन ऑफिस। लेकिन देखें पिछले 2 साल से टाइज विद इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है, ये एक इकोनॉमी और ये बात होगी कि ये साथ पब्लिक चलते नहीं हैं। होनी चाहिए थी, लेकिन हम इस वक्त अब को देखिए पिछले 2 साल से मैं एक ही बात करता आ रहा था। आपको याद होगा जब ये जो कंस्ट्रक्शन पे मिनिस्ट्री आई थी, तो उस वक्त भी मैंने आपको ये कहा था कि इंडस्ट्रियल MNST आनी चाहिए, इंडस्ट्रियल पैकेज आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शायद हमारी इस वक्त बात सुनी गई है और प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल पैकेज दिया है कि आप 5% दे के आप अपनी मनी को वाइट करें। और उसमें जो अच्छी बात ये की उन्होंने साथ कि उसको टाई कर दिया कि आप इसको 2024 तक इंडस्ट्री लगा भी लें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है हमारे पाकिस्तान के तमाम इंडस्ट्रीज के लिए भी। सर लेकिन सरमायाकार थोड़ा डर रहे हैं काफ़ी अरसे से। मैं देख रहा हूँ, एक रिपोर्ट देख रहा था, सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भी सरमायाकारी थोड़ा सा हाथ, इसलिए क्योंकि अभी देखें अदम एतमाद की तहरीक एक अपनी जगह, तनाज़ा अपनी जगह। कहता हूँ कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है ना, वो कहीं भी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को नहीं लेके आती है, आपकी पोजीशन ख़राब होती है। लेकिन साथ में ये भी कहता हूँ इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी आ रही है, जो भी आपको नज़र आ रहा है। अब इस वक्त जो वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है, आप क्या समझते हैं ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, ये 2+2 4 नहीं है, इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। देखें अभी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $20 बिलियन पे चला जाएगा, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द 4.5% ऑफ द GDP। अब जो सिचुएशन है उसमें गवर्नमेंट के पास 3 रास्ते हैं। एक तो ये है कि मार्कअप रेट बढ़ा दें, और डेफिनेटली इस दफ़ा नहीं बढ़ा, अगली दफ़ा ज़रूर बढ़ेगा। दूसरी ये है कि रुपये को फ्लोट होने दें, इसको मज़ीद इसको ओपन छोड़ दें। और तीसरी सिचुएशन ये है कि आप इंपोर्ट को कर्टेल करें। अब ये जब आप सारी चीज़ें करेंगे तो इसका आपका GDP के इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट फिर बढ़ेगा। तो इस सिचुएशन पे बहुत कैच-22 वाली सिचुएशन है। और इस वक्त जो भी मुल्क के हालात जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ को आगे आना चाहिए था, बजाय इसके कि हम इस वक्त पॉलिटिकल मामलात को आगे लेके चल रहे हैं। और ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, ये बहुत डिमांड थी बड़े अरसे की, और हम भी इस पर बहुत बात करते थे कि यार लोगों को इंडस्ट्री लगा दें, क्योंकि सबसे जो एहसन काम है किसी भी मुल्क को स्टेबल करने का, वहाँ पे अमन लाने का, वो ये है कि अब लोगों को रोज़गार दें, और ये इंडस्ट्री ही रोज़गार दे सकती है। प्रॉपर्टी की तरफ से तो देखें टाइमिंग रोज़गार होता है, 2 साल प्रोजेक्ट हुआ, 5 साल प्रोजेक्ट हुआ, प्लॉट दिया, छोड़ दिया। इंडस्ट्री तो 24 आवर चलती है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक एक्सपोर्ट में नहीं होगी। और देखें अभी हमने
बैंक किया कि हमारी जो अगले साल फॉरेन रिमिटेंस पिछले साल 30 बिलियन के करीब हो गई थी, हमने सोचा आगे भी आएंगी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि वो जो बढ़ी थी वो कोविड की वजह से बढ़ी थी। डिजिटल अकाउंट वाला बढ़ा है उसके पे भी नहीं, कोविड की वजह से बढ़ी थी, क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं कर पाए, उन्होंने बैंकों के दिए पैसे भेजने शुरू किए। अब जब ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी तो वो लोग पैसे साथ लेके आना शुरू हो जाएंगे, जो एक नॉर्मल कस्टम है हमारी, तो वो फिर वो इम्पैक्ट आएगा, आपको $2-3 बिलियन का इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल। तो ये ना करे, तो हमें अब एवेन्यूज तलाश करनी है। देखें, ये एक इंतहाई मुश्किल टाइम है, कोई भी हुकूमत हो, इस वक्त आप हुकूमत को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, इस वक्त आप हालात को क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप इन्वायरमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप दुनिया में इकोनॉमिक कंडीशन को क्रिटिसाइज़ करेंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा खास तौर पे जो रशिया की वजह से जो अब मामला हुआ है, थोड़ी सी बात और भी करता हूँ आप लोगों से, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। ज़रा राना साहब से भी पूछता हूँ कि जो नईम सिद्दीकी साहब ने 3 बातें कही हैं, एक डॉलर वाला मामला, दूसरा आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला मामला, इस पर भी बात करते हैं, और एक सिचुएशन हमें अपनी इंपोर्ट कर्टेल करने का। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। राणा साहब, ये जो 3 पॉइंट्स का जिक्र नईम साहब ने किया, अग्री करते हैं इन 3 पॉइंट्स पे अगर काम कर लिया जाए तो काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी मैं आपका एक कमेंट चाहूँगा। इंपोर्ट कर्टेल हम सुनते तो आ रहे हैं लेकिन हो नहीं रही। फर्नेस ऑयल की मद में भी करना चाहते थे लेकिन हुई नहीं। फिर दूसरा, हम रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए जो मीन्स इस्तेमाल करने चाहिए थे उस पर भी थोड़ा काम कम हुआ। क्या अब आप देखते हैं कि अगर ये जो चीज़ें जिनका जिक्र नईम साहब ने किया है इन पर काम हो जाए तो फिर भी काफ़ी बेहतरी हो सकती है, क्योंकि वाकई में पूरी दुनिया की इस वक्त इकोनॉमी सिचुएशन अच्छी नहीं है? देखिए, इम्पोर्ट कर्टेलमेंट जो है वो मैं समझता हूँ काफी हद तक तो हो चुकी है, लेकिन जो अपवर्ड ट्रेंड है कमोडिटी प्राइसेस का और उससे इंपोर्ट का बढ़ना, उसको अब हम रोक भी नहीं सकते। अब हमारे पास जो सोल्यूशन है वो इंपोर्ट कंट्रोलमेंट से नहीं होगा, क्योंकि अब अगर आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करनी है तो आपको मशीनरी इंपोर्ट करनी है, और आप जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उसको आप कैसे कम करेंगे? सिर्फ वो फूड के अंदर जो एरिया है उसके अंदर शायद आप कमी पेशी अपनी ज़राअत को बेहतर करके ला सकते हैं। हमारे पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, या दूसरा जो है हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। तो ये जो अभी एमनेस्टी स्कीम आई है, देखें ये भी इसके दो, एक पॉजिटिव ये है कि अब इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन मुमकिन तौर पे होगी। क्या फॉरेन होगी? नहीं होगी, क्योंकि पहली दफा एक इंडस्ट्रियल एमनेस्टी स्कीम आई है। तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन की तरह सिंपल नहीं है कि आपने कल जाके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेना है या प्लाजा बना देना है। इंडस्ट्री बड़ा एक टेक्निकल मामला है, और उसके अंदर टेक्निकल आपको प्लानिंग फेज ही जो है उसका 6 महीने से साल का होता है, और इंडस्ट्री लगाते लगाते आपको 2-2.5 साल 3 साल लग जाते हैं। तो ये एक दूसरा, लेकिन नेगेटिव इसमें ये कि आप एमनेस्टी को इनकरेज कर रहे हैं, आप जो ब्लैक इकोनॉमी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप IMF की जो मौकफ है उसके खिलाफ चल रहे हैं, जो कि, लेकिन ये एक हकीकत है आपने दिया। इससे होपफुली अगर ये लॉन्ग टर्म के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होपफुली इनकरेज हो, हल देखें एक्सपोर्ट बढ़ाना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, इसके अलावा आपके पास करंट अकाउंट का कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा ये कि आप बोरोइंग करें, और बोरोइंग आप तब तक करें जब तक बोरोइंग तो इतनी ज्यादा कर रहे हैं राना साहब, बोरोइंग तो इतनी ज्यादा कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप अपनी बिजली की कीमतें कंट्रोल करना चाहें, कम करना चाहें, तो गर्दिशी कर्ज वाला मामला सर उठा लेता है। फिर हमारा, मैं जैसे ऑयल बिल की बात कर रहा हूँ, इंपोर्ट बिल है, दीगर मामलात हैं, जिक्र किया था हारून साहब ने भी एक। तो मैं चाहूँगा ज़रा हारून साहब, सर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी देखें, डॉलर को कैसे कंट्रोल करें, ये एक बड़ा मसला हो गया है। महंगाई हमारे लिए इशू है, ज़ाहिर है महंगाई इतनी होगी तो लोगों की जेब में पैसा नहीं रहेगा, ये चीज़ें चैलेंजेस हैं। लेकिन क्या इन चैलेंजेस का हल इस मुश्किल सिचुएशन में हो सकता है? क्या हम रूस और यूक्रेन तनाज़े से बचकर अपने लिए कुछ इस तमाम तर सिचुएशन में मौके पैदा कर सकते हैं? हम जो कुछ भी कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि उसमें पहली बात तो यह है कि अपनी मईशत को रिव्यू करें, और इस किस्म की जो सब्सिडीज दी जा रही हैं जिससे मईशत और कमज़ोर होगी, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, उसको कम करना होगा लाजमी तौर पर। और अपने आप को ऑस्टेरिटी का एक
शुरू करना पड़ेगा रिजीम, ताकि कौम और मईशत जो है दोनों इन चैलेंजेस को बर्दाश्त कर सके। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि जो हमारे पास इन्फ्लेशन है 12% के करीब अभी है, उसके हिसाब से हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी भी नेगेटिव है। इसको बेहतर करना पड़ेगा ताकि रुपया स्टेबल हो, क्योंकि अगर अच्छा हारून साहब, रुपया एक इसी चीज आपसे तरह- अगर मैं, हारून साहब इससे पहले हम ये तजर्बा कर चुके हैं, 13% से भी ऊपर ले जा चुके हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इंटरेस्ट रेट को, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई थी। हाँ वो सही है, लेकिन ये कि ये जब तक आपके पास नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं, इट डज एलोकेट फंड्स इनकरेक्टली इन द इकोनॉमी, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट्स का होना जो है वो एलोकेशन ऑफ फंड्स इन द राइट प्लेस इज इम्पोर्टेंट। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो इंडस्ट्रियल एमनेस्टी की बात हो रही है, ये बिल्कुल सही कहा राणा साहब ने कि ये इंडस्ट्रियल प्लानिंग और इंडस्ट्री के 4-5 साल का होता है, और जब तक कि आदमी को ये यकीन ना हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो कंसिस्टेंट रहेंगी, इंडस्ट्री का लगना जो है वो इवन विद दिस इंसेंटिव नहीं होता। रहा सवाल इस बात का, इस किस्म की जो इंसेंटिव है उसमें प्रॉपर्टी मार्केट में तो छोटे छोटे इन्वेस्टर भी मौजूद हैं, तो उन्होंने इसका फायदा भी उठाया और प्रोजेक्ट अनाउंस भी किए, लेकिन अब उसमें भी आप देख लें कि जो वो ग्रोथ रेट है उसका, वो मोमेंटम उसका एक प्लेटो में आ रहा है। तो ये सारी चीजें बड़ी टेम्परेरी होती हैं, और आई थिंक कि ये इसके लिए इंसेंटिव बहुत अच्छा दिया इन्होंने इंडस्ट्री के लिए, पहली दफा दिया, लेकिन ये कि ये इसका असर जो है वो कुछ दिनों बाद, कई इसका साल मतलब बाद ये हुआ कि नजर थोड़ी देर आएगा पहले कि ये क्या- काम क्या कर लेना फायदा चाहिए होगा। था, थोड़ी देर पहले कर लेते तो शायद अब उसके सम्राट मिलते। सर इंटरेस्ट रेट पे थोड़ी सी बात करें, क्या 9.75 रियलिस्टिक है? इंटरेस्ट नहीं, रेट ये जो तो है इंटरेस्ट रेट इससे बढ़ेगा, क्योंकि नहीं, इन्फ्लेशन जो है, realistic इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बढ़ गया, है वो तो ऑलरेडी उसको टी कंट्रोल बिल ने कर। कल अनाउंस हो गया ना। जी, वो कल टी बिल 9.75 बढ़ भी रहा गया उन्होंने, कि लेकिन नेक्स्ट टाइम की बात। देखिए यहाँ इंडस्ट्री की बात हो रही है, देखिए इंडस्ट्री, ये प्रॉपर्टी जो होती है ना, ये तो प्लाजा बनता है साल के लिए, 2 साल के लिए लोग चले जाते हैं। इंडस्ट्रीज लगती है डिकेड्स के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए। मुल्क की बैकबोन जो है ना, इकोनॉमी की बैकबोन इज़ द ओनली इंडस्ट्री। हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से, डोमेस्टिक कंजम्पशन से आप लोकल रेवेन्यूज़ तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए अभी रेवेन्यू अगर FBR का इंक्रीज़ हुआ है ना, तो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, सेल टैक्स की वजह से हुआ है, प्राइसेस की इंक्रीज़ होने की वजह से हुआ है। लेकिन आपका इंपोर्ट से जब रेवेन्यू, जब आपके एक्सपोर्ट से रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है ना, वो रियल टाइम ग्रोथ है आपके एक्सपोर्ट की। और जब तक आपने मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज ना किया और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ ना बनाई, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड ना, मैं तो कहता हूँ आप एक दफ़ा, जैसे पहले भी हम कहते हैं कि आप पूरा मुल्क को फ्री जोन कर दें फॉर इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको एम्पल मौका दें, उसको कहें कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, क्योंकि यही फ्यूचर है। अगर आपने ये नहीं किया, अभी देखें ना आप हाई स्पीड डीजल से बिजली बना रहे हैं, 26 रुपये का यूनिट पड़ता है, कोल से बनाते थे सस्ता पड़ता था, फर्नेस ऑयल से बनाते थे 23 रुपये का पड़ता था। तो ये वो पॉलिसीज़ हैं जिस पे रियली जो इकोनॉमिस्ट हैं वो गवर्नमेंट हायर करे, उनकी सर्विसेज ले, उनको बताए कि हम कहाँ से कट कर सकते हैं, किस एरियाज़ में हमारी ग्रोथ हो सकती है। इंटरनेशनल इकोनॉमी को स्टडी करें, इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी करें, एक अपने चीज लोग आप लोगों ने जो भेजें। बात की ना इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल मार्केट की, Study अब करें ये इसको। एक नई मतलब दुनिया भर में एक डेवलपमेंट है कि ब्लू इकोनॉमी की तरफ भी दुनिया बहुत ज्यादा सर, राइज है। मैं जरा इसमें एक छोटा $151 सा- बिलियन डॉलर इस वक्त इंडिया की एक्सपोर्ट है आईटी की। आप बिल्कुल है। $1 बिलियन डॉलर बैठे हैं, वो तो दुनिया के सब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से भी आगे चले गए। उन्होंने अपने आईटी को इतना IT ज्यादा, को मैं इतना राणा कर साहब इस पे कमेंट करना चाहेंगे? और फिर जरा मैं चाहूंगा एक छोटा सा आपका कमेंट इस पर भी कि हम अपनी ब्लू इकोनॉमी पर भी बहुत ज्यादा तवज्जो दें, और जाहिर है CPEC के जरिए हमारे पास तो इसका बहुत अच्छा चांस भी है। देखिए बिल्कुल हमारी बहुत लंबी चौड़ी कोस्टल लाइन है, और वो कोस्टल लाइन में ना हम टूरिज्म को प्रॉपर्ली डेवलप कर सके हैं अभी तक। गवादर जो है वो वहाँ रोड नेटवर्क और उसकी एक्सेसिबिलिटी के ऊपर अभी भी सवालिया निशान है। फ्लाइट्स इतनी रेगुलर नहीं है, मेजर सिटी से नहीं है। तो ब्लू इकोनॉमी है पाकिस्तान में, पोटेंशियल उसका बहुत
उसमें टूरिज्म आता है, जो है वो ऑयल एंड गैस की रिसर्च आती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर पोटेंशियल। इसी तरह आईटी एक बहुत बड़ा आपका सेक्टर है। पोटेंशियल पाकिस्तान में बहुत है। हमें वो पॉलिसीज चाहिए है, वो फ्रेमवर्क चाहिए, लोग देखें और अपनी इन्वेस्टमेंट करें और उस तरफ जो है वो काम बढ़ाएं। अब जिस तरह अभी मार्कअप की बात हो रही थी, देखें यही मार्कअप 6% था, फिर ये 13% पे गया, अब ये 10% के ऊपर है, फिर ये दोबारा बढ़ सकता है। ये इस तरीके से इंडस्ट्री जो है वो नहीं सरवाइव कर सकती। इंडस्ट्री के लिए आपको या कुछ सेक्टर्स के लिए आपको मार्कअप की स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी ताकि बिजनेसेस को पता हो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग किधर है, किधर वो स्टेबलाइज अच्छा, रहेगी। लेकिन और राणा इसमें साहब एक changes तो चीज नहीं, ये हर भी है ना कि छठे महीने दुनिया भर के हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। आप एक पॉलिसी बनाकर उस पर कायम भी नहीं रह सकते, उसमें फौरन चेंजेस करना पड़ जाते हैं। बैनुल अक़वामी बिल्कुल। तौर पर अगर देखिए, देखें, ये अरसलान, ये हकीकत है कि पिछले 2-3 सालों से अनसर्टेनिटी का माहौल दुनिया भर में रहा है। और अभी जब ये ओमिक्रॉन की जो थर्ड ये जो वेव है, इससे जब हम निकल रही थी दुनिया, तो एक दुनिया में डिमांड जनरेट हो रही थी जिसकी वजह से अपवर्ड ट्रेंड था कमोडिटीज में और वैसे भी ऑयल प्राइसेस में। उसके अंदर ये यूक्रेन रशिया की क्राइसिस आ गई जिसने और चीजों को एक बिल्कुल तब्दील कर दिया और कमोडिटी प्राइसेस ने फिर एक शार्प इंक्रीज देखा। तो हम अब आगे के लिए फ्यूचरिस्टिक ही बात हो सकती है कि जितनी जल्दी ये इशू रिजॉल्व होता है उसके उतनी जल्दी हमारे मामला, चूंकि इस खित्ते पर इसका बहुत असर है। राणा साहब, माजरत के साथ वक्त की थोड़ी सी कमी, बहुत शुक्रिया। राणा एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हारून अस्करी साहब साबिक एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और माहिर माशियात नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।